टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और वक्त हो चला है जनहित का। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं सांसों का संकट, वायु प्रदूषण। तो हम वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं, जो सांसों पर अब संकट बन पड़ा है। बढ़ते प्रदूषण को लोगों की सांसें कम करने का जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसलिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर। यह सही है कि समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक पर्व दीपावली के आसपास ही सूबे की वायु गुणवत्ता गिरने का सिलसिला शुरू होकर कई शहरों में AQI का लेवल जो है वो 300 से ऊपर पहुंच चुका है, जिसे काफी खराब श्रेणी में कहा जाता है। प्रदूषण के प्रभाव से न सिर्फ जन स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है, बल्कि प्रदेशवासियों की औसत जीवन प्रत्याशा यानी औसत आयु पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर प्रदूषण का स्तर इतना लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र और राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद यूपी के लगभग सभी शहरों का प्रदूषण स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इंडो गंगेटिक इलाके यानी भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी और पूर्वी हिस्से के उपजाऊ करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तृत उपजाऊ क्षेत्र की वायु गुणवत्ता सितंबर माह में बिगड़ना शुरू होकर अक्टूबर तक चरम पर पहुंच चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी के गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ सहित 4 शहरों की स्थिति सबसे अधिक खराब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो यूपी में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा में 8.6 साल की कमी आई है। अब सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश में समय के साथ प्रदूषण का स्तर इतना अधिक क्यों बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण स्तर बढ़ने की इस अवधि में हवा की गति कम होने को एक अहम कारण माना जा सकता है, लेकिन वायु बहने की गति की कमी तो वातावरण में जहर नहीं घोल देती। इसलिए वाहनों की संख्या सहित इस्तेमाल बढ़ना, असुरक्षित औद्योगिक गतिविधियां, पराली जलाना व निर्माण सहित अन्य प्रयोजनों को हवा प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। शहरों में बढ़ती जाम की समस्या वायु प्रदूषण बढ़ाने के लिए आग में घी का काम कर रही है। हालांकि यह सही है कि सितंबर-अक्टूबर में हवा की धीमी गति से धूल और धुएं के कण वातावरण में रुक जाते हैं। साथ ही पराली का धुआं भी प्रदूषण बढ़ाता है। पूरी तरह से स्वस्थ युवाओं की अपेक्षा प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को सबसे अधिक परेशान करने वाला साबित होता है। AQI स्तर बढ़ने के साथ लोगों में सांस संबंधी बीमारियां, अस्थमा और हृदय संबंधित समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं कि समय के रहते इस अहम समस्या से निपटने के कारगर उपाय न किए जाने पर बीमारों और बीमारियों से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बढ़ने वाले दबाव से निपटना मुश्किल हो सकता है। यूपी के बाशिंदों के लिए राहत की बात है कि सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर क्रियान्वयन शुरू करा दिया है। यह परियोजना 2024-25 से शुरू होकर 2029-30 तक अमल में लाई जाएगी, जिसके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने क्लीन एयर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया है। अथॉरिटी संबंधित विभागों के सहयोग से हवा की गुणवत्ता सुधारने का काम शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम के तहत कराए गए सर्वेक्षण में इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। 10 लाख आबादी शहरों में यूपी का आगरा तीसरे स्थान पर है। इसी तरह से 3 से 10 लाख आबादी वाली श्रेणी में फिरोजाबाद पहले और झांसी तीसरे नंबर पर रहा है, जबकि 3 लाख से कम आबादी वर्ग के शहरों में रायबरेली जिला अव्वल साबित हुआ है।
कहा जा सकता है कि वाहनों से बढ़ने वाले प्रदूषण को कम करने की कोशिशों और पराली जलाने से रोकने के लिए कराई जा रही निगरानी से प्रदूषण कम होगा। साथ ही निर्माण आदि कारणों से वातावरण में बढ़ने वाली धूल नियंत्रित करने के लिए और अधिक सख्त होने की जरूरत है। इसीलिए शासन ने सजगता पूर्वक वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए लागू कार्यक्रम में संबंधित सभी विभागों की सहभागिता सुनिश्चित कराई है, जिससे एक दूसरे पर दोषारोपण की गुंजाइश न रहे। प्रदूषण की गंभीर होती समस्या किस तरह हमारी, आपकी यानी सभी के सेहत पर किस तरह नकारात्मक प्रभाव डालती है समझ चुके होंगे। हालांकि सरकार अपने स्तर से दायित्व निर्वहन करती है, लेकिन एक अच्छे नागरिक के तौर पर समाज की बेहतरी के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सहभागिता जरूरी है। इसलिए जागरूकता पूर्वक भेदभाव रहित होकर सभी के लिए जानलेवा बन रहे जहर से दो हाथ करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके लिए जहां धुआं धूल कम करना, वहीं पौधारोपण का महत्व भी समझना होगा। SK न्यूज़ इंडिया। तो सांसों पर लगातार संकट बना हुआ है, क्योंकि प्रदूषण का लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण लोगों की आयु को भी घटाता चला जा रहा है, और जो श्वास, अस्थमा और फेफड़े से संबंधित जो रोगी हैं उनके लिए ये प्रदूषण है वो लगातार जानलेवा साबित हो रहा है। तो सांसों पर ये प्रदूषण संकट बनकर सामने आ रहा है। लगातार हालांकि सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम ऐसे संगठन हैं उनके तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदूषण पर रोक लगाई जाए। लोगों में जागरूकता भी लगातार फैलाई जा रही है, तमाम सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी प्रदूषण का जो लेवल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब उसके तमाम कारण है। भारत एक विकासशील देश है, और इस विकासशील देश में नवनिर्माण लगातार होता है, और अगर एक रिपोर्ट की माने तो लगभग 59% जो भारत में प्रदूषण का जो कारण है वो धूल और नवनिर्माण को माना जाता है। उसके अलावा घरेलू, औद्योगिक और तमाम तरह के प्रदूषण हैं जो लगातार इसमें इजाफा होने से लोगों की सांसों पर संकट बढ़ता जा रहा है। आखिर इस प्रदूषण पर लगाम कैसे लगेगी, लोगों की जो सेहत पर इसका असर पड़ रहा है उसका निदान कैसे मिलेगा, ये बड़े सवाल हैं। और इन सवालों के जवाब निश्चित रूप से जिम्मेदारों के पास होने चाहिए कि आखिर जो जनता की, जो देश की आबादी है, प्रदेश की आबादी है, उनकी सांसों पर जो ये संकट मंडरा रहा है तो वो संकट किस तरीके से दूर होगा। AQI की अगर बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश के अलावा देश के तमाम शहरों के AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे सर्दी या कह लीजिए टेम्परेचर घटता जा रहा है, वैसे वैसे AQI का लेवल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसके तमाम हालांकि कारण हैं, लेकिन इसमें राजनीति भी होती नजर आ रही है। और इस खबर पर हमारे साथ कई जिलों से रिपोर्टर भी हमारे जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर उनके जिलों की क्या सूरत हाल है। और तमाम हमारे साथ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसका प्रमुख कारण क्या है। जयवीर माभी गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, अशोक द्विवेदी संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजू शर्मा मेरठ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, और आशीष यादव मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जयवीर माभी आपके पास आएंगे। गाजियाबाद की किस तरीके की सूरत हाल है? दिल्ली NCR की अगर बात की जाए, गाजियाबाद NCR में आता है, और गाजियाबाद का जो वायु प्रदूषण है वो बेहद ही खराब श्रेणी में बना हुआ है। कैसी सूरत हाल है गाजियाबाद की? देखिए मनोज, आपको बता दें कि गाजियाबाद के जो सूरत हाल की हम बात करें तो प्रदूषण के चलते गाजियाबाद को गैस चैम्बर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से गाजियाबाद का AQI स्तर जो पूरे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिला पहले नंबर पर है। वहीं बात करते हैं जिले के अंदर तो लोनी गाजियाबाद जिले के अंदर पहले स्थान पर है। इस समय मैं लोनी नगर पालिका यानी कि जो तहसील कार्यालय है उस पर मौजूद हूं, और मेरे पीछे आप देख पाएंगे जो एक्यूमीटर, जो एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया है, जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगाया है, उसके अनुसार अभी भी 293 का जो प्रदूषण का जो स्तर है जो अभी भी काफी खतरनाक है। आपको बता दें कि लोनी नगर पालिका की बात जहां पर मैं मौजूद, यहाँ पर
पहले भी खबरें चली हैं कि जो नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं या सरकारी आंकड़ों में प्रदूषण को सही कम दिखाने के लिए चक्कर में यहाँ पर लगातार जो छिड़काव होता है वो केवल इस मशीन के आसपास भी होता है, जो अभी भी, अगर मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर छिड़काव किया गया था, क्योंकि जो यहाँ पर जो जमीन है वो जमीन यहाँ पर पूरी तरह से गीली है। आप देख पाएंगे ये, इस तरह से आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो प्रदूषण का जो स्तर है उसको घटाने के लिए नगर पालिका कार्यालय में छिड़काव किया जाता है। हालांकि अगर सड़कों की बात करें, जंगल की बात करें तो यहाँ पर स्थिति काफी खतरनाक है। यहाँ जी। पर जो नगर पालिका के द्वारा जो कूड़े घर बनाए गए हैं उन कूड़े घरों में हालात खराब हैं। वहां पर जो नगर पालिका कूड़ा निस्तारण करने के लिए जो उठाने के बजाय उस कूड़े को वहीं पर दफन करती है, लेकिन उसको वहां पर जला देती है, जिससे वह प्रदूषण फैलता है और लोगों को सांस लेना दूभर हो रहा है। वहीं बात करें लोनी में, जो सड़कें हैं उनकी हालत खराब है, कच्ची सड़कें हैं जिनके चलते यहाँ पर जो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और लोगों को समस्याएं सांस लेने में भी होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर लोनी की, तो ऐसी हजारों नहीं लाखों की संख्या में अवैध फैक्ट्रियां हैं जिन फैक्ट्रियों से प्रदूषण होता है और रात दिन वो बेधड़क यानी कि बिगड़ किसी रुकावट के चलते उन पर कोई रोकथाम नहीं है। हालांकि अगर हम पहले की बात करें तो पहले जो अधिकारी हुआ करते थे वो लगातार ऐसी फैक्ट्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते थे, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते थे, लेकिन अब कई वर्षों से यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं अवैध फैक्ट्रियां और जो टूटी हुई सड़कें और तमाम ऐसे कारण हैं जिसके कारण यहाँ पर जो हालात है वो गंभीर हो रहे हैं, लोगों को तमाम तरह की समस्याएं हैं। अगर बात करें तो लगातार जनपद गाजियाबाद के हम देहात क्षेत्र की भी बात करें तो वहां पर कैंसर के जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, हार्ट जो पेशेंट है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात हैं, हालात बद से बदतर हैं और काफी घबराने की जो आम लोग हैं वो काफी घबराए हुए हैं जिस तरह से प्रदूषण स्तर है। मनोज, मैं आपको बता दूं कि रात के समय लगभग 11 बजे के बाद आप लोनी के किसी भी क्षेत्र में रहते हो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर आप घर के बाहर निकलेंगे तो आपको दूषित वायु मिलेगी, सांस लेने में कठिनाई होगी और बदबूदार यानी कि इतनी जहरीली गैस है कि आप उससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तमाम समस्याएं लोगों के सामने आ रही, चाहे खांसी की हो, जुकाम की हो, नजले की हो, ऐसी तमाम बीमारियां। अगर हम प्राइवेट डॉक्टर्स की बात करें तो वहां पर लाइन लगी हुई है मरीजों की, लेकिन अगर जो जिम्मेदार हैं वो अपने कार्यालय से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, ऐसी फैक्ट्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। वहीं अगर हम बात करें जो प्रदूषण विभाग है वो भी कहीं ना कहीं इस समय पूरी तरह से मुस्तैद नहीं है और जो कार्रवाई जिस तरह की जो नगर पालिका के कर्मचारियों पर करनी चाहिए, जो नगर पालिका के खिलाफ करनी चाहिए, ऐसी कई तस्वीरें हमने अपने स्के न्यूज के दिखाई थी जिसमें जो नगर पालिका के कूड़ेदान नगर पालिका के ही कर्मचारियों द्वारा डाला जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। ऐसे हालात गाजियाबाद जनपद में अन्य जगह पर भी हैं जहां पर जो वेस्टेज निकलती है उस वेस्टेज को देर सवेर यानी कि अंधेरे में कहीं ना कहीं उन्हीं के कर्मचारी अंधेरे में सड़कों के किनारे डाल जाते हैं और जिसके बाद उसमें देर रात आग लगा देते हैं और फिर प्रदूषण जो वायु है वो खराब होती है। तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे कारण हैं जिन कारणों से लोगों का एक्वा स्तर लगातार घट रहा है, लोगों को सांस लेने में समस्याएं हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं और जिम्मेदार एसी के कमरों से बाहर निकलकर जो ऐसी अवैध हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोनी इलाकों की बॉर्डर थाना क्षेत्र हो या फिर लोनी का ट्रोनिका सिटी हो, रूपनगर हो, ऐसी कई फैक्ट्रियां जो वेस्टेज है, जीन्स रंगाई की जो फैक्ट्रियां हैं जिनका अगर हम वायु प्रदूषण के साथ साथ बात करें तो जल प्रदूषण भी यहाँ पर पूरी तरह से खराब है। यहाँ के जो पानी का स्तर है वो भी पीने लायक पानी, यहाँ पर शुद्ध पानी नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है, जो सरकार की जिम्मेदारी होती है। शुद्ध हवा और शुद्ध पानी लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन ना तो शुद्ध पानी मिल पा रहा है और ना ही शुद्ध हवा मिल पा रही, तो जिसके चलते लोगों के औसत आयु की भी बात करें तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से औसत आयु घट रही है वो भी काफी चिंता का विषय है। जो औसत आयु है अब लोगों की जो मौत है वो 60 साल की उम्र में भी हो रही है। यानी कि निश्चित रूप से जयबीर आपकी बात आ गई। अशोक द्विवेदी आपके पास आते हैं। नोएडा से आप जुड़े हुए। नोएडा जो है वो औद्योगिक शहर है, तमाम चुनौतियां प्रदूषण को लेकर नोएडा में भी हैं। किस तरीके की प्रदूषण की स्थिति नोएडा में है और जो जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वो आखिर क्या करते नजर आ रहे हैं? क्योंकि एनसीआर में जो एक्यूआई लेवल है लगातार बढ़ रहा है और लोगों की सांसों पर संकट जो है वो बढ़ता जा रहा है। अशोक, अनम्यूट करिए अशोक।
अशोक, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। बिल्कुल मनोज, मैं आपको बता जी। दूं, आज का भी जो AQI लेवल है वो भी लगभग 245 मापा गया है। जबकि मैं आपको बता दूं, नोएडा में 2 जोन बनाए गए हैं, जो ग्रेटर नोएडा जोन है, एक नोएडा जोन है, जो AQI लेवल नापता है। जी। जिसमें आपको मैं आपको बता दूं कि जगह जगह का AQI लेवल जैसे 245 का, कहीं 143 है। उसके बाद में छठ पूजा के टाइम में जब लोगों ने पटाखे चलाए तो यहाँ का AQI लेवल लगभग 250 था। जहाँ आपका बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे AQI लेवल बढ़ने का, वायु प्रदूषण जो क्वालिटी है वो बढ़ने का सबसे ज्यादा कारण ये रहा है कि यहाँ पे जो फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों जो इंडस्ट्री है उनसे जो काफी ज्यादा प्रदूषण होता है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो कूड़ादान बने हुए, कूड़ा घर बने हुए, वहां पे कूड़ा खुले में जला दिया जाता है। जी। सबसे ज्यादा जो यहाँ के रहने वाले लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जैसे अस्थमा के मरीज हैं, वो सुबह के टाइम में मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। इसको लेकर के यहाँ जो सरकार है, यहाँ के जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा पा रही है। मैं आपको बता दूं मनोज, यहाँ पे छिड़काव होता है, प्रदूषण कम करने का होता है। जी। जो होती थी कि बार बार यहाँ के अधिकारी जो हैं वो बार बार लोगों को सजेस्ट करते थे कि पराली ना जलाएं, प्रदूषण ना फैलाएं। तो उसके बावजूद भी, जैसे अभी मैं आपको बता दूं, दिवाली में पटाखे हुआ नजर नहीं आया, जबकि पटाखे खूब अच्छे से पूरी रात पटाखे फोड़े गए। उसका जो प्रदूषण लेवल से यहाँ की AQI ज्यादा से ज्यादा घटती जा रही है। निश्चित रूप से अशोक, हालांकि आपकी जरूर आया, लेकिन आपकी बात हम तक आ गई, हमारे दर्शकों ने जरूर सुनी। आप हमारे साथ बने रहिए। राजू शर्मा हमारे साथ मेरठ से बने हुए हैं। राजू, मेरठ की अगर बात करें, मेरठ बड़ा शहर है, औद्योगिक शहर भी है और तमाम चुनौतियां मेरठ में भी हैं। वायु प्रदूषण की स्थिति मेरठ में कैसी है और प्रशासन किस तरीके की तैयारी कर रहा है? लोगों की सांसों पर संकट बना हुआ है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या कर रहा है प्रशासन? और जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी जो है वो निर्वहन सही से कर रहे हैं वो? हाँ बिल्कुल, देखिए मनोज, NCR के साथ साथ अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में भी लगातार जो AQI का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि प्रदूषण जो है अब जानलेवा साबित हो रहा है आम जनता के लिए, उनकी सांस के लिए वो जानलेवा साबित हो रहा है। इस जो अधिकारी है फिलहाल वो अभी अपने कैबिनों से बाहर नहीं निकले, लेकिन अभी जो दिशा निर्देश का जो क्रम है वो भी सख्त शुरू हो गया है। वो भी किसके लिए शुरू हुआ है मनोज, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। वो किसानों के लिए शुरू हुआ है। यानी कि अगर कोई किसान पराली जलाता है तो उसके खिलाफ जो जुर्माने की कार्रवाई है वो की जाएगी और उसके खिलाफ मुकदमे की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। लेकिन जो अधिकारियों को अपने ऊपर जो है अपनाने चाहिए, नियम अपनाने चाहिए, जो सड़कों पर निकलना चाहिए और जो निर्माण से संबंधित जो विक्रेता होते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। उनके खिलाफ अभी कोई भी कार्रवाई जो है वो शुरू नहीं की गई है, लेकिन केवल जो किसान है उन्हें अभी टारगेट करना शुरू कर दिया गया। बाकायदा ब्लॉक स्तर पर जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं कि कहीं भी अगर पराली जलती हुई आपको नजर आती है तो तत्काल प्रभाव से उस जमीन के मालिक उस पराली जलाने वाले राजू, हमें लगता है ये एसी में बैठे जो ये नौकरशाह हैं, इन्होंने किसानों को ढाल बना लिया है। किसानों की जब पराली जलती है तो उसकी सूचना दिल्ली तक पहुंच जाती है, लेकिन वही जब उसी किसान की जब गेहूं की फसल में आग लगती है तो उसकी आवाज कहीं नहीं पहुंचती है। और एक बार फिर से जब प्रदूषण की बारी आती है, प्रदूषण की बात सामने आती है, तब भी किसानों को ढाल बना लिया जाता है। बिल्कुल, देखिए मनोज, आपने वो कहावत सुनी होगी, कोई भी दिशा निर्देश जारी हो तो वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए जारी होते हैं। इसी तरीके से जब प्रदूषण की बारी आती है, यानी कि AQI जो लेवल है वो जब बढ़ता है तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो किसानों के ऊपर आती है। यानी कि जो किसान है वो जब पराली आएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा, साथ ही साथ जो जुर्माना है वो भी उन पर लगाया जाएगा, किसानों पर। लेकिन जो कार्रवाई जिन निर्माणकर्ताओं के खिलाफ होनी चाहिए, निर्माण सामग्री बेचने वालों के खिलाफ होनी चाहिए, उस पर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं देता है। केवल टारगेट किया जाता है गरीब जनता को, किसानों को जुर्माने की कार्रवाई की जाती है, जरूरत पड़ती है तो मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। इसी को लेकर लगातार दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। लेकिन जो
मूल समस्या जहां से उत्पन्न हो रही है, जहां से प्रदूषण बढ़ रहा है, फैल रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई कहीं ना कहीं करने से जो अधिकारी है वो बचते हैं और एसी के कमरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं होते। निश्चित रूप केवल से फाइलों में जो दिशा निर्देश है वो जारी किए जाते हैं। जी राजू, निश्चित रूप से राजू, आपकी बात है कि आशीष यादव हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। आशीष, मुजफ्फरनगर की किस तरीके की सूरत हाल है, वायु प्रदूषण का लेवल वहां किस तरीके से है, लोगों को किस तरीके से दिक्कतें मुजफ्फरनगर में हो रही है वायु प्रदूषण से? मैं बता दूं मनोज, जहां तक यहाँ प्रदूषण का सवाल है, दीपावली के टाइम पे प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन अब लेवल कब्जे में है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ जो है प्रदूषण जो है हमेशा बना रहता है। और यहाँ जो है हवा मुजफ्फरनगर से बिल्कुल सटा हुआ भोपा क्षेत्र है, यहाँ फैक्ट्रियां हैं और फैक्ट्रियां की जो चिमनियां हैं, धुआं इस तरह उगलती हैं। अगर देखा जाए तो वहाँ प्रदूषण, वहाँ जो बस सवारी हो या मोटरसाइकिल जाने वाला हो, उन्हें सांस तक लेने में दुभर होता है। या तो कपड़ा लगा के या मास्क लगा के वहां से गुजरेंगे तो ही जा पाएंगे। और वहां के आसपास जो गांव में जो जल का स्तर आप देखा जाए तो उस प्रदूषण के अलावा कई गांवों में लगातार कैंसर लोग बढ़ते जा रहे हैं। और कैंसर रोगी के बढ़ने की, जहां आप बताएं, एक गांव में तो करीब पिछले 2 साल में करीब 50 से अधिक मौतें हुई हैं कैंसर की वजह। वो खाली उसका जो कारण है खाली प्रदूषण है। और प्रदूषण जहाँ यहाँ छिड़काव की बात है, नगर पालिका को तो नाम मात्र का भी कहीं भी दिखाई नहीं देता कि कोई छिड़काव करके कुछ प्रदूषण पर कुछ कब्जा किया जाए या दूर किया जाए, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। पर नगर पालिका बिल्कुल नगण्य है, कोई कार्रवाई नगर पालिका नहीं करती इसमें। और लगातार यहाँ जो प्रदूषण जो सांस में दिखा, अभी पिछले 1 हफ्ते में अगर देखा जाए तो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट डॉक्टर्स हो, वहाँ लगातार गले में खराश और इसकी संख्या इतनी बढ़ी है कि लाइन लगी हुई है। आप देखेंगे सरकारी अस्पतालों में लाइन मिलेंगी आपको या प्राइवेट पे, और गले में, और उसका मुख्य कारण जो है खाली प्रदूषण है। उसी की वजह से उनके गले में जो है एक इन्फेक्शन हो रहा है और उसकी वजह से लंबी लंबी मरीजों की लाइन लगी हुई है। उसके अलावा जो यहाँ अधिकारी हैं, प्रदूषण अधिकारी, नाम मात्र को कहने को है, कहीं दिखाई नहीं पड़ते। यहाँ तक कि ऑफिस में भी आपको कभी नहीं मिलेंगे और इधर उधर ही दिखाई देंगे। आप फोन पे बात करेंगे तो फोन नहीं, वो कोई भी निश्चित रूप से आशीष, जो अधिकारी हैं भी वो अगर निकलते भी हैं तो किसानों की पराली और किसानों को आरोपित करके फिर एसी के कमरे में घुस जाते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से वो साफ तौर पर अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करते नजर नहीं आते हैं। आशीष, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। राजू शर्मा, आपका भी बहुत शुक्रिया। अशोक द्विवेदी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जयवीर माभी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सांसों पर संकट लगातार बना हुआ है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, ब्रेक के बाद उनके पास आएंगे और इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। यहां वक्त एक ब्रेक का है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का खबर राज। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण से सांसों पर संकट। मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर एस एन पांडे, मौसम वैज्ञानिक, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर शरद जोशी जी, फिजिशियन है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विवेक सिंह जी, वरिष्ठ हुए हैं। और परमीत जॉनसन, समाज सेवी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में और के न्यूज को समय देने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया और आपका स्वागत के साथ पहला सवाल डॉक्टर शरद जोशी जी से। जोशी जी, देश प्रदेश में प्रदूषण की स्थिति बहुत ही खराब है। ये वो मौसम है जब हर वर्ष इस मौसम में प्रदूषण के लिए हम सबको चर्चा करने बैठना पड़ता है और आपको इस तरीके की तमाम चर्चाओं में जुड़ना होता है। आखिर ये प्रदूषण जो है वो हर वर्ष इसका लेवल बढ़ता जा रहा है और जिम्मेदार जो है वो तमाम काम भी करते चले जा रहे हैं और प्रदूषण का लेवल जो है वो घटने का नाम नहीं ले रहा है। लोग बीमार रहे हैं, अगर सांस से संबंधित, फेफड़े से संबंधित और अस्थमा से संबंधित तमाम जो उनके लिए ये प्रदूषण जानलेवा साबित हो रहा है और जिम्मेदार जो हैं वो एसी कमरों से बाहर निकलते हैं और बाइट देकर अंदर हो जाते हैं। डॉक्टर जी, तो देखिए, मैं एक टेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ और हमने जो कोरोना था उसके बाद से
अब हम देखें कि के पेशेंट, पीडी के पेशेंट्स, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक लंग डिजीज जो है वो लगातार बढ़ता रहे हैं जी। दिल्ली एनसीआर में जो जैसे ही 200-300 क्रॉस करता जा रहा है, पेशेंट जो अस्थमा के पेशेंट्स थे जो एक नेबुलाइजेशन उनके सिम्टम्स करते हैं। अब ये हेलो जी जी शरद जोशी जी, आपकी आवाज आ रही है। ये ऐसी स्थिति है जिसको कभी बाकी हम अपने सहयोगियों से कहेंगे बाकी लोगों की आवाज जो है म्यूट कर दीजिए, सिर्फ शरद जोशी जी की आवाज आनी चाहिए। जी जोशी रखिए। जी, तो कुछ पेशेंट जिनको कोई अस्थमा की हिस्ट्री, को कभी फेफड़े की सांस की तकलीफ नहीं रही, उनको इस AQI की वजह से, जहरीली हवा की वजह से लगातार सांस की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। अस्थमा के पेशेंट OPD में बढ़ते जा रहे हैं, उनकी इमरजेंसी और कैजुअलिटी की विजिट जो है वो बढ़ती जा रही है। लगातार हम इन पेशेंट्स की दवाएं बढ़ते जा रहे हैं। कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको घर पे ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ रही है या ICU में एडमिट है और उनको ऑक्सीजन या बाईपैप और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। तो हम देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूअसली जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जितना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अभी आप नोएडा के जो आपके वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे बात कर रहे थे, नोएडा में डेवलपमेंट के नाम पर इस लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है कि किसी भी एरिया में ग्रीन बेल्ट रह ही नहीं गई है जी। अगर आप पेड़ पौधों की बात करें तो वहां रह ही नहीं गए, सब जगह कमर्शियल प्लॉट्स हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन से जितना भी कंस्ट्रक्शन की वजह से डस्ट और AQI बिगड़ रहा है, पराली के अलावा भी इन सब चीजों का, कंस्ट्रक्शन का और ये जो अर्बन हमने एक कॉन्क्रीट जंगल डेवलप कर लिया है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है इस पॉल्यूशन को और AQI को खराब करते चले जाने में। और ये समस्या सिर्फ NCR में या अपने ही देश में नहीं है। आप देखिए जलवायु का परिवर्तन जो है उसकी वजह से डेवलप्ड कंट्रीज में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। रिसेंटली आपने नोटिस किया स्पेन में बाढ़ आ रही है, ऐसी ऐसी कंट्रीज जिनमें डस्ट स्टॉर्म आते थे, जैसे सऊदी अरबिया में बर्फ गिर रही है। अब ये क्रॉस क्लाइमेट चेंजेस हैं जो प्रकृति अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। अगर हम इस पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये जहर हवा में घुलता चला जा रहा है। और एक एज ए चेस्ट स्पेशलिस्ट हम सांस और अस्थमा के मरीज देख रहे हैं, पर पॉल्यूशन का इफेक्ट बहुत सारे ऑर्गन्स पर है। हार्ट की डिजीजेस बढ़ रही हैं, पॉल्यूशन का इफेक्ट इतना, कुछ पेशेंट्स स्ट्रोक की रिस्क भी पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाती है, क्योंकि जो भी हम कचरा जला रहे हैं उसमें जो कैडमियम और हैवी मेटल्स हैं उसकी वजह से स्ट्रोक बढ़ रहा है, हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, लंग्स के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि पॉल्यूशन के जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं जो AQI में हम PM 2.5 की बात करते हैं, ये मटेरियल इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि ये जो भ्रूण है, जो बच्चा गर्भ में है, उसके ब्लड में भी चला जाता है और उसकी ग्रोथ को भी अफेक्ट कर रहा है। तो सिर्फ फेफड़े ही नहीं है जिसके लिए जो कि आपकी पॉल्यूशन की या प्रदूषण की प्राइस पे कर रहे हैं, इसमें आने वाली पीढ़ी भी पे है। सिर्फ गवर्नमेंट की या कंस्ट्रक्शन वर्कर की या किसान की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें एक एक नागरिक की अपनी जिम्मेदारी है कि वो हर लेवल पे इस पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करे। वरना इसके जो हेल्थ इफेक्ट है, जो इसके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव है, वो सिर्फ फेफड़े पे नहीं है, वो दिल पर भी है, वो स्किन पर भी है, वो आईज में भी है, वो नोज में भी है, वो ब्रेन में है, यहाँ तक कि माँ के गर्भ में जो एक छोटा भ्रूण है उस पर भी उस पॉल्यूशन का इफेक्ट आ रहा है। निश्चित रूप से डॉक्टर जोशी आप हमारे साथ बने रहिए। निश्चित रूप से आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों ने उसको सुना। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर SN पांडे जी आपका बहुत स्वागत है। SN पांडे जी, गंभीर सवाल आपसे कि जो भारत में या प्रदेश की स्थिति प्रदूषण की है वो आपकी जानकारी में है, लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इस प्रदूषण का जो कारण है, आपको क्या लगता है कि किसान ही इस प्रदूषण का कारण है? जबकि तमाम रिपोर्ट ऐसी कहती है कि भारत में जो नवनिर्माण है, विकासशील देश है हमारा, नवनिर्माण और धूल का जो हिस्सा है वो 59% उसकी हिस्सेदारी है प्रदूषण में। बाकी जो घरेलू प्रदूषण है और उसमें किसानों का प्रदूषण है, औद्योगिक इकाइयां हैं। आखिर इस प्रदूषण का जो मूल कारण कहां है, क्या है और इस पर काम कहां करने की जरूरत है जिससे प्रदूषण में कमी लाई जा सके? पांडे जी, देखिए मौसम जब बदलता है जी, तो तापमान धीमे धीमे गिरते हैं, तो तापमान गिरने के साथ साथ जो हवाएं होती हैं वो जब गर्मी आती है तो गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, इस समय हवाएं भी नीचे आ जाती हैं। तो जो हमारे चाहे NCR हो, चाहे उत्तर प्रदेश के बड़े शहर हो, यहाँ पर नीचे धूल के कारण होते हैं। देखिए प्रदूषण होता है, बड़े बड़े मेट्रो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट
बन रहे हैं। इसके साथ ही हमारा पराली की जो बात है, अब इस समय आप देखिए पराली का कोई कहीं थोड़ा बहुत कहीं है, क्योंकि लोग गेहूं के लिए अपनी फसलें के लिए खेत तैयार कर चुके हैं जी। लेकिन जो मौसम का जो सबसे बड़ा असर है, मौसम की वजह से जब टेम्परेचर धीमे धीमे गिरेंगे और हवाएं ठंडी होके नीचे आएंगी तो उन पे निश्चित रूप से जो हमारे बड़े शहर हैं जहां लाखों करोड़ों की संख्या में व्हीकल चल रहे हैं, हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, इसके साथ जितने भी प्रदूषण का है वो सारे कारण होते हैं। उस पे देखिए गवर्नमेंट पैसा देती है, लगातार पैसा खर्च करती है, लेकिन हमें इंडिविजुअल रूप से प्रदूषण से और क्लाइमेट चेंज से लड़ना होगा, तभी हम इससे लड़ पाएंगे, नहीं तो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आप देखिए इस समय जो भी बड़े बड़े रोगों वाले मरीज होते हैं, चाहे हार्ट के पेशेंट हो, चाहे लंग्स के पेशेंट हो, तो इस समय आप देखिए लाइन लगी हुई है। तो एक तो मौसम का असर है, दूसरा हम इस पे कोई सोचते नहीं है। हमें इंडिविजुअल रूप से सोचना चाहिए, हमें जागरूक रहना चाहिए, हमें जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है उसको भी इस बात के लिए जागरूक करना चाहिए कि अगर हम प्रदूषण को नहीं रोकेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को हम ना तो ऑक्सीजन दे पाएंगे और ना उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। और आप देखिए प्रदूषण जनित कितनी बीमारियां हो रही हैं, जैसे डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे, इनमें लगातार बढ़ता जा रहा है। और प्रदूषण रोकने के लिए मेट्रो बन रही है, तो वो करते क्या, एक बार उन्होंने पानी डाल दिया, इसके बाद उनका इस्त्री हो गई, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें लगातार जागरूक होना पड़ेगा। और इसके साथ जो क्लाइमेट चेंज का असर है, देखिए इस पे हम मानव जनित सारी चीजें हैं, ये हम मानव द्वारा ये सारा प्रदूषण बढ़ रहा है, ये तो सही है, लेकिन इसके साथ ही मौसम का भी असर होता है। देखिए जैसे जैसे तापमान गिरते हैं ठंडी हवाएं नीचे आएंगी, उस पर निश्चित रूप से प्रदूषण बढ़ेगा। और इसके साथ ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पराली भी जलाने की है, पराली भी जलाई जा रही है, तो पराली भी जल रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका असर इतना नहीं है। सबसे बड़ा असर मौसम का है। उसके बाद हम जो नए नए हाईवेज बना रहे हैं, हजारों करोड़ों की संख्या में एनसीआर, बड़े बड़े जो मेट्रो शहर हैं, वहां पर हमारे जो भी गाड़ियां चल रही हैं उनसे प्रदूषण सबसे ज्यादा निकलता है। आप देखिए इसके बाद इंडस्ट्रीज है, हमारे यहाँ जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ इतनी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। कानपुर में देखिए पनकी में इतना बड़ा कोयले का आपने पावर स्टेशन बना दिया है, तो वो प्रदूषण कहाँ जाएगा? आपने कितना भी ऊपर कर दिया हो वो दिक्कत तो बढ़ेगी। तो ना तो हम इंडस्ट्रीज कर सकते हैं, ना हम व्हीकल बंद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इस पे जा रही है और हम ई वाहनों पे आना चाहिए, हमको सौर ऊर्जा का यूज करना चाहिए, हमें कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें जो परिवहन है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करना चाहिए। लगातार हमारे घर में, एक घर में जहाँ एक गाड़ी होती थी अब 5 गाड़ियां होती हैं, हर आदमी के पास गाड़ी होती है। तो ये चीजें हमें खुद करनी है इंडिविजुअल रूप से, और जब हम इंडिविजुअल रूप से इन सब पे काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण को बचा पाएंगे, क्लाइमेट चेंज के असर को कम कर पाएंगे और लोगों को सांस बढ़िया ऑक्सीजन दे पाएंगे। नहीं तो आगे आने वाला समय आप देखिए लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं बड़े बड़े शहरों में, तो और 350, 400 और दिल्ली ऐसे एनसीआर में तो 450, 500 तक 2.5 पहुंच रहा है। तो ये स्थितियां अभी भी विकराल हैं और आगे आने वाले में जैसे तापमान गिरेंगे विकराल होंगी। तो हमें इस पे खुद इंडिविजुअल रूप से और काम करना होगा। सरकारें ये समस्या लेकर बढ़ती जा रही है। हाँ, निश्चित रूप से एसएन पांडे जी आप हमारे साथ बने रहिए, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। डॉक्टर बीके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीके सिंह जी आपके पास आते हैं, काफी देर इंतजार आपने किया। डॉक्टर बीके सिंह, अगर आपने एसएन पांडे जी को भी सुना और शरद जोशी जी को भी सुना, तमाम कारण है, उन कारणों में जो मानव जनित ही कारण है सभी, और जो उसके निवारण जो करना है वो हम ही आपको करना है। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी निवारण की है, अभी हमारे अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि नगर निगम गुपचुप तरीके से रात बिरात उनके जो कर्मी होते हैं वो कूड़ा एक जगह इकट्ठा करके जला देते हैं, कूड़े का निस्तारण नहीं किया जाता है, अवैध तमाम इकाइयां, अवैध औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तमाम जहरीली गैसें इन इकाइयों से निकलती हैं, वो भी एक बड़ा कारण है। इन पर जो है वो अफसरशाही इस पर लगाम लगा रहे। और किसानों की अगर बात कर ली जाए, कहीं ना कहीं पराली के कारण हो सकता है, लेकिन एक बड़ा कारण नहीं है।
15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का काम किसानों का होता है। अगर कहीं इक्का दुक्का घटनाएं अगर पराली की हो जाती हैं, 10-20 घटनाएं हो जाती हैं, तो सारा दोषारोपण किसानों पर कर दिया जाता है कि किसान ने पराली जलाई इसलिए प्रदूषण हुआ। अपनी नाक के नीचे झांक कर नहीं देखा जाता कि पूरे साल ये इकाइयां जहरीली गैसें उगलती हैं, लेकिन इन पर कोई अवैध रूप से तमाम इकाइयां चलती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। बीके सिंह जी, अनम्यूट कर लीजिए। बीके सिंह, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो जी जी, हाँ मनोज जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, आप अपनी बात रखिए। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं के न्यूज के दर्शकों और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं जी। अब इसके बाद मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। पैनलिस्ट में भी हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर साहब ने जो बात कही उनकी बातों से सहमत हूं, और समवेयर थोड़ा थोड़ा जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनकी बात से सहमत हूं जी, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग ही है थोड़ा सा। जरूर। ये जो प्रदूषण का सिस्टम है जो हर साल का एक बन गया है, इसके लिए पूरी तरह से मैं मानता हूं कि हमारे देश की राजनीति एज वेल एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है। हर बार जो है इस बात को कह देना कि भाई किसानों ने पराली जला दी, ये तो मतलब एक तरह से हमारे देश के जो का संविधान है उसके प्रियम्बल में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा मजाक संविधान में और कुछ हो ही नहीं सकता है कि सभी के लिए कानून एक है, संविधान एक है। एक तरफ आप जो है पर्यावरण को नीट एंड क्लीन रखने की बात करते हैं और इसमें नीट एंड क्लीन पर्यावरण बनाए रखने के लिए आप पेड़ लगाएं। दूसरी तरफ वहीं एजुकेशन सिस्टम में जो ये प्राइवेट जो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, ये हर साल जो सिलेबस चेंज करके लाखों पेड़ कटवा दे रहे हैं, उसके लिए सरकार क्या करती है? मतलब एक किसान जो है पराली जला दिया तो उसने वो पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हो गया। और चलिए मान लेते हैं कि आप किसान पर कार्रवाई करते हैं, चलिए ठीक है कीजिए कार्रवाई, लेकिन अगर किसान पराली ना जलाए जी, उसने भी पराली उसकी फसल से इकट्ठा की है, उसको डीकम्पोज करके उसको खाद बनाने का जो है ही डेवलप करता दीजिए। एजुकेशन सिस्टम को अगर आप डेवलप करें कि इस तरह का अगर कोई कचरा है उसको आप खाद में चेंज कर सकते हैं जी, तो कम से कम किसान को एक ऑर्गेनिक खाद भी मिल गई। आप महत्वपूर्ण बात आपने की, लगा पा रहे हैं जी, आप इंडस्ट्रीज पर पाबंदी नहीं लगा पा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम पर पाबंदी लगा पा रहे हैं, और जन जन तक लोगों को एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं। बस किसान ने पराली जला दी, दैट्स व्हाई जो है पर्यावरण प्रदूषित हो गया, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांसों का संकट छा गया, और इसके लिए पूरी तरह से किसान को जिम्मेदार ठहरा देना ये एक तरह से पलड़ा झाड़ने वाली बात है। आप जो है जल का छिड़काव करके पॉल्यूशन से नहीं बचा जा सकता है। पॉल्यूशन से बचना है तो सबसे पहले तो आप किसी तरीके का कोई ऐसा बिल लाएं जिससे जनसंख्या नियंत्रण हो। वो बिल आप आज तक नहीं ड्राफ्ट कर पा रहे हैं, अगर है भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी तो उस पर सिर्फ चर्चा होती, उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं आप। अरे आप चर्चा लागू कीजिए, जनसंख्या नियंत्रण हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है एजुकेट करें, आप कुछ इस तरह का सिस्टम डेवलप करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट हो कि भाई हम ये नहीं करना है। इस तरीके से हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। आप फंडामेंटल राइट्स के लिए तो जो है लोग चिल्लाते हैं, लोगों की कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनको भी तो लोगों को जो है मानना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति को मानना पड़ेगा। और इसकी पहल, इसका इनिशिएटिव सबसे पहले हमें लगता है पॉलिटिक्स से होना चाहिए, क्योंकि ये स्कूलों पर, प्राइवेट स्कूलों पर, कॉलेजों पर नियंत्रण इसलिए नहीं लगा सकते हैं। अगर ये नियंत्रण लगा देंगे प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों पर कि भाई आप हर साल सिलेबस को चेंज नहीं करेंगे, हर साल सिलेबस को जो है डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे आप, और जो है तो ये लाखों जो करोड़ों पेड़ कट जाते हैं हर साल, जिससे पॉल्यूशन की समस्या होती है, तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। और अगर मैं कह रहा हूं मनोज जी, अगर ये
जो पॉलिटिक्स ने अपना सिस्टम नहीं बदला, कोई बहुत जल्द इनिशिएटिव नहीं लिया, तो वो दिन भी दूर नहीं है कि लोग घर से जब निकलेंगे तो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ पर बांध के निकला करें। निश्चित रूप से हालात तो उसी ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि रात में अब घर से, कई शहरों में रात में घर से निकलना अब मुश्किल हो रहा है। आंखों में जलन होने लगता है, तुरंत खांसी और गले में खराश होने लगती है। डॉक्टर बीके सिंह जी, आपकी बात आगे आपके पास आते हैं। और परमीत जॉनसन जी हमारे साथ जुड़े हुए, काफी देर से वो आप सबको सुन रहे हैं। परमीत जॉनसन जी, आपका स्वागत है। परमीत जॉनसन जी, आपसे सवाल, सभी लोगों को आपने सुना, प्रदूषण का वास्तविक कारण आप क्या मानते हैं और इसका निदान साथ आप क्या मानते हैं? क्या तमाम सामाजिक जो कार्यक्रम है, त्योहारों को भी उसमें शामिल किया जा सकता है? इनका भी प्रदूषण में बढ़ाने में इनका भी योगदान है, और अगर है तो उसको किस तरीके से मनाया जाए, या किस तरीके से सामाजिक तमाम जिम्मेदारियां हैं जिनको निर्वहन किया जाए कि प्रदूषण का स्तर ना बढ़े? विशाल जी और मेरे जितने भी पैनलिस्ट हैं सब मुझसे सीनियर हैं, और आपकी समझ टीम को साधुवाद, क्योंकि आपने एक बड़े ज्वलनशील मुद्दे को उठाया। मैं इस बात की शुरुआत किसान से करना चाहता हूं, क्योंकि किसान की पराली तो दिख जाती है पर इंडस्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं नहीं दिखता है। कुछ आंकड़ों के साथ आपसे बात करना चाहता हूं और बहुत कायदे से किसान के मुद्दे को आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। पहली बात, अगर किसान इतना अशिक्षित है कि वो पराली जला रहा है, तो क्या कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, क्या कर रहा है पॉल्यूशन बोर्ड, उनमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि पराली ना जला के क्या करने सवाल है। किसान अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसे सही मार्गदर्शन देने का काम तो सरकार और इन बोर्ड्स का है। ये अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए सिर्फ किसान के सिर पर ठेकना रखने का काम करते हैं। ये एक बड़ी स्पष्ट बात है जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। मैं मेरठ से आता हूं, मैं मेरठ का निवासी हूं। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े मेरठ के रखना चाहता हूं। मेरठ में एक जगह है परतापुर, इंडस्ट्रियल एरिया है, जयभीम नगर है, इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां का AQI आज गूगल में आता है 207 है। वही कुछ जहां पे खेती ज्यादा है, जैसे गंगानगर, रामराज, इधर की तरफ है, वहां का AQI 160 है। और जो और ग्रीन बेल्ट है वहां का AQI 90 है, जो 1 से 100 ग्रीन में आता है और परफेक्ट है। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्रीज जहां है वहां का AQI सबसे वर्स्ट है, और जहां हाउसिंग है वहां थोड़ा सा ठीक है, पर जहां वाकई में ही खेत खलियान है वहां का AQI तो 90 आ रहा है, जो 1 से 100 ग्रीन में आता है। तो किसान इसका दोषी नहीं है। कहीं ना कहीं आप और हम जो ACO के आदी हो चुके हैं, आप और मैं व्हीकल्स के आदी हो चुके हैं, आप और मैं जो लग्जरी के आदी हो चुके हैं, कारण वो भी है और कारण इंडस्ट्रीज भी है। देखिए, मैं इंडस्ट्रीज को गलत नहीं कहता, वो मेरे देश में बूम का काम करते हैं, परंतु मैं ये कहता हूं कि हमें कई बार कॉस्टिंग को कंट्रोल करने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज का गलत उपयोग करते हैं। उस पे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बोर्ड को आवाज उठानी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, वैल्यूएशन बोर्ड इस पे ध्यान क्यों नहीं देता? किसान के सिर पे ठीकरा फोड़ने से चीजों का निदान ना था, ना है और ना होगा। साथ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जैसे कि हमारे सीनियर पांडे सर ने कहा जी, बहुत बड़ा रीजन है वेदर चेंज और क्लाइमेट चेंज। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। जब सुबह हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो मैं बड़ा खुश था, मुझे लगा कि अब कोहरा आने लगा है, ठंड आ गई है, बट एहसास ये होता है कि वो कोहरा नहीं है, वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन है। वेदर की भी जो चेंजेस है वो कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमन टेंडेंसी जो लग्जरी की तरफ बढ़ती जा रही है उसका एक बहुत बड़ा दोष है, जिसमें शहरों में एक मुख्य कारण नगर निगम भी दोषी है, क्योंकि कूड़े का सही डिस्पोजर नहीं है, बस उसे जला के खत्म करने की कोशिश है। ये कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। साथ में एक मेजर प्रॉब्लम कॉलोनाइजर्स की भी है। जब कॉलोनाइजिंग डेवलप की जाती है, इसमें यह एक अलग मुद्दा है, अवैध भी है और वैध कॉलोनियां भी हैं, कुछ मान्यता प्राप्त भी हैं, पर आप अगर देखेंगे तो कॉलोनी डजंट हैव देयर ओन डंपिंग यार्ड। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉलोनीज को डंपिंग यार्ड लाने की जरूरत है। चलिए, ये भी एक मुख्य बात है। निश्चित रूप से अपनी बात को अंत करते हुए, हाँ जल्दी जी, एजुकेशन की बात कही, मैं सर की बात से 100% सहमत हूँ, वीके सिंह जी की। एजुकेशन नीड टू बी डिजिटलाइज। 97 कंट्रीज ऐसी है जहां पे
किताबों की एजुकेशन नहीं हो रही है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी पीछे। हमें डिजिटलाइजेशन होना पड़ेगा, उन चीजों को टेक्नोलॉजी के बिल्कुल। साथ देश की जो जमाना मेजर पड़ेगा। समस्याएं हैं, देश की जो मेजर समस्याएं हैं वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं है ही नहीं, और जब एजुकेशन सिस्टम में नहीं, हम बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे, उससे अवेयरनेस हो ही नहीं पा रही है, तो कहीं ना कहीं इस पर एक दूसरे पर दोषारोपण करने से ही समस्याएं हल नहीं हो जाएंगी। परमित जॉनसन जी आपके पास आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। डॉक्टर जोशी जी, लगातार अब प्रदूषण की बात हो रही है, लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं, लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं अस्पतालों में। दिवाली के बाद ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि मैं पूरा कारण दिवाली और पटाखों को नहीं मानता हूं, हो सकता है कुछ आंशिक रूप से उसका प्रभाव जरूर हो, लेकिन लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लोगों को किस तरीके से इस बढ़ते पोल्यूशन के बीच में अपने आप को सुरक्षित कैसे लोग रख पाए, उनको क्या क्या प्रिकॉशन करना चाहिए? मनोज जी, देखिए, मैं अपनी बात जो है डॉक्टर वीके सिंह साहब की बात के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ूंगा जी। जैसा सिंह साहब ने कहा, एक वो दिन दूर नहीं जब लोग अपनी पीठ पे एक सिलेंडर ऑक्सीजन का बांध के चलने लगेंगे। निश्चित रूप से। तो ऑनेस्टली हमारी ओपीडी में, मैं टर्सरी केयर सेंटर में काम करता हूँ जो बहुत ही डेवलप्ड हॉस्पिटल है। यहाँ पर 10% पेशेंट मेरे पास उस तरह के हैं जिनके लंग्स सिर्फ 10, 15, 20% काम कर रहे हैं, और ये पेशेंट्स वो हैं जो ऑक्सीजन की डोर के साथ जुड़े हुए हैं। इनको घर में अपने बेड से बाथरूम तक जाने के लिए ऑक्सीजन यूज करनी पड़ती है। जब ये हॉस्पिटल आते हैं तो ये ऑक्सीजन का सिलेंडर एक्चुअली अपने साथ कैरी करके और आते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स एनसीआर में है, दिल्ली में है और आसपास की विसिनिटी में है, और इसमें सिर्फ पॉल्यूशन का इफेक्ट नहीं है डेफिनेटली, बट ये पॉल्यूशन की वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, और आगे आने वाले समय में ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ये जानना जरूरी है कि पॉल्यूशन, सभी पैनलिस्ट के साथ सहमत होते हुए मैं कहूंगा कि एजुकेशन लेवल को लाना और हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। सिर्फ गवर्नमेंट के फंड खर्च करने से नहीं होगा, सिर्फ किसानों पे ब्लेम डालने से नहीं होगा, ये ब्लेम गेम से ये गंदगी दूर नहीं होगी। इसमें हर नागरिक को अपना रोल निभाना पड़ेगा। आपके घर का कचरा आप ढंग से डिस्पोज करें, उसे ना जलाएं। आपके घर के बाहर जो गार्ड है उसे समझाएं कि ना जलाए, धुआं ना करे। ये जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी, हर नागरिक को उठानी पड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, जो भी पॉल्यूशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है उसके लिए जो पेशेंट्स पहले से रेस्पिरेटरी पेशेंट्स हैं, जिनको दमा की बीमारी है, जिनको नेबुलाइजेशन और अस्थमा की जरूरत पड़ती है, जिनको टैबलेट्स की, मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, उन लोगों को अपने पर्सनल घर में, अपने पर्सनल रूम में एयर प्यूरिफायर यूज करना चाहिए। लंग्स की ताकत को बनाए रखने के लिए क्लीन एनवायरनमेंट में इंडोर में एक्सरसाइज करें, इंडोर में प्राणायाम करें, इंडोर में लंग्स की और श्वास की एक्सरसाइजेस करते रहें ताकि श्वास की और फेफड़ों की ताकत बनी रहे। अपनी डाइट में जो आपको मॉडिफिकेशन करना है, एक बैलेंस डाइट यूज करिए। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश ये कि हिंदुस्तान में जो वेजिटेरियन डाइट है लोगों की, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, जो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है। रादर हमें प्रोटीन डाइट की ओर स्विच करना चाहिए, जिसमें आप दूध, दही, पनीर, दाल, सोयाबीन, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, इस तरह की चीजों का सेवन रेगुलर बेसिस पे करें। साथ ही साथ अगर डेली आप एक फल, जैसे एप्पल है, पपाया है, कोई भी एक फल डेली यूज करें ताकि एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलते रहे, विटामिन आपको मिलते रहे, ताकि रोग से लड़ने की जो क्षमता है, निश्चित रूप से बॉडी की डिफेंस है, इम्यूनिटी। निश्चित रूप से सर, ये महत्वपूर्ण जो जानकारियां दी हैं, निश्चित रूप से हमारे दर्शक वो सुन रहे होंगे और आपके बताए हुए सुझावों को वो अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रदूषण की समस्या से उनको निजात मिल सकती है। और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। एसएन पांडे जी हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। एसएन पांडे जी, बीके सिंह जी के जो सवाल के इर्द गिर्द पूरी डिबेट घूमती नजर आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने सवाल किए हैं। उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु जो बताए हैं, इकोसिस्टम की उन्होंने बात की। हमारे शहरों की जो व्यवस्था है, लोग गमलों में पेड़ उगाते जा रहे हैं, पेड़ पौधे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जो बड़ी एक समस्या के निदान की बात की, उन्होंने कहा अगर किसान पराली जला रहे हैं या अपशिष्ट अपना जला रहे हैं तो उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था लाई जाए ताकि किसान उस अपशिष्ट को खाद में उसको तब्दील कर पाए। ये महत्वपूर्ण सवाल उनके द्वारा उठाए गए हैं। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं डॉक्टर एसएन पांडे? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
शायद एसएन पांडे जी से संपर्क कट चुका है, दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर बीके सिंह, आपके पास आते हैं। कई महत्वपूर्ण सवाल आपने जो बताए हैं उसको अगर मैं मानता हूं कि अगर उसको फॉलो किया जाए तो निश्चित रूप से ये बड़ी जो है प्रदूषण की उस पे रोक लगाई जा सकती है। इकोसिस्टम की आपने बात की, इकोसिस्टम कहीं ना कहीं इस पीछे बड़ा कारण लगता है। बीके सिंह जी। जी मनोज साहब, फिर से एक बार अपने दर्शकों और पैनलिस्ट को मैं नमस्कार करूंगा, के दर्शकों और पैनलिस्ट को, और कम शब्दों में भी बैठे हुए हैं। बीके सिंह जी, कम शब्दों में एसएन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी टिप्पणी लेंगे। जी आप तो देखिए, जो प्रकृति का नियम है, मौसम तो बदलेगा जी, और मौसम में जब बदलाव होगा, हर बार ये मौसम में जब जब बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, तब तब जो है ये पॉल्यूशन की समस्या बढ़ेगी। पॉल्यूशन की समस्या बढ़ने से या इसको नियंत्रण में बनाए रखने के लिए समवेयर कहीं ना कहीं हमको एक ऐसा इनिशिएटिव लेना होगा कि जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं है इसको भी किसी तरीके से अब्जॉर्ब किया जाए, कहीं पर एक सुरक्षित तरीके से, प्रॉपर तरीके से हमें किसी एयर मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करना होगा। और ये उस दिन का इंतजार करना कि जब लोगों की सांसें घुटने लगेंगी तब हम जो है उस सिस्टम को, एयर मैनेजमेंट सिस्टम को जो है डेवलप करेंगे, तब हम लगाएंगे। चलिए बीके सिंह जी समझ लेते हैं। एसएन पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसएन पांडे जी, महत्वपूर्ण सवाल बीके सिंह जी ने उठाए हैं कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में इसको शामिल किया जाना चाहिए। इकोसिस्टम की उन्होंने बात की, पेड़ पौधे लगातार कम होते जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण जो इन्होंने बिंदु उठाए, इसके पीछे क्या ये बड़ा कारण हो सकते हैं? देखिए, लगातार जैसे हम कोई भी विश्वविद्यालय है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसमें लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाता है और हम लोग सभी स्टूडेंट को पर्यावरण बचाएं, कैसे क्लाइमेट चेंज को रोकें, उस पे लगातार हमारे यहाँ डिस्कशन होता है। और ये स्कूलों से लेके हमें घर तक ले जाना है। स्कूलों में तो कम बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हमें छोटे स्कूलों के बच्चों को ले जाना है, क्योंकि जब हम ये कल्चर शुरू से डेवलप करेंगे, देखिए तब इसका असर पड़ेगा। और जो भी क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा असर है, जिससे आप देखिए ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं, ग्लेशियर बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। और अगर ग्लेशियर इसी तरह पिघलते रहे, मैं अपने जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के ग्लेशियर की बात कर रहा हूँ, पिंडेरी ग्लेशियर कितना टुकड़ गया है। अगर स्थितियां यही रही तो अगले 20 सालों में गंगा यमुना बरसाती नाले हो जाएंगे। ये एक कट सकते हैं। इसके लिए हमें इंडिविजुअल रूप से छोटे स्कूल से लेके बड़े स्कूलों तक अपने घर में भी हमें ये कल्चर डेवलप करना होगा कि हमें पर्यावरण बचाना है, हमें क्लाइमेट चेंज के असर को रोकना है और हमें छोटी छोटी बातें अपनानी है। हम करोड़ों की संख्या में प्लांट लगा देते हैं और गवर्नमेंट इसके लिए फंड भी देती है, लेकिन जिसके दरवाजे प्लांट लगे उसको रक्षा करनी उसका काम है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। बिल्कुल हम कहेंगे कि गवर्नमेंट इसके लिए पैसा दे, अरे भाई जहां लगा हुआ है उसके लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा, हमें उसका ट्री गार्ड लगाना चाहिए, हमें उसको जानवरों से बचाना चाहिए। नंबर एक बात। नंबर दूसरा, हमें एयर कंडीशनड का प्रयोग कम करना होगा। निश्चित रूप से एसएन पांडे जी, माफी के साथ समय इजाजत आगे नहीं दे रहा है। बीके सिंह जी आप हमारे साथ जुड़े, एसएन पांडे जी आप हमारे साथ जुड़े, शरद जोशी जी आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। परमित जॉनसन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। काफी महत्वपूर्ण इस चर्चा में आप सभी ने अपना समय दिया और काफी गंभीर इस चर्चा में कई महत्वपूर्ण बिंदु हुए सामने आए, जिसमें बीके सिंह जी के सुझाव जो है वो निश्चित रूप से अगर जिम्मेदारों तक पहुंच रहे हो तो महत्वपूर्ण सुझाव उनके द्वारा दिए गए सिस्टम में कहीं ना कहीं इसको शामिल करना चाहिए कि आखिर क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए, प्रदूषण उनको बचपन से ही पढ़ाया जाए, किस तरीके से प्रदूषण से निजात पाई जा सकती है और प्रदूषण ना फैले इसको उनको उनकी शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। तो काफी महत्वपूर्ण ये चर्चा हुई। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।